Assalamualaikum everyone, I'm your training कायनात रज़ा ख़ान। वेलकम टू ऑल लर्नर्स अकेडमी। हम बात करेंगे अटेंशन के ऊपर। अटेंशन यानी कि तवज्जो क्या होती है। अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है अपनी एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होने में, अपनी एनवायरनमेंट के बारे में हमें कॉन्शियस करता है। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। सिलेक्टिव इस तरीके से कि एनवायरनमेंट में आपके बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी की तरफ अटेंटिव होगे, बाकी सबको आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूज़िशियन है, ठीक है, वो उस किसी एनवायरनमेंट में अगर वो गया है तो उसके सामने आर्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरेचर है, लेकिन उसके सामने म्यूज़िक भी है, तो वो इन सब में से किसकी तरफ ज़्यादा अटेंटिव होगा, किसकी तरफ उसका फोकस ज़्यादा होगा? म्यूज़िक की तरफ। सो अटेंटिव इज़ अ सिलेक्टिव प्रोसेस जो कि हमें हेल्प करता है कि हम बाकी एनवायरनमेंट के बाकी सारे स्टिमुलाई को इग्नोर करके किसी एक सिलेक्टिव स्टिमुलाई को अपनी प्रॉपर अटेंशन दें, प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस करें। और जब हम फोकस करते हैं तो यह हमें अवेयर करता है या हमें प्रिपेयर करता है फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स। अगर हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म की या चेन की बात करें तो उसमें ये एज अ मीडिएटर एक्ट करता है। मीडिएटर क्या होता है? जो कि इस रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करता है। अब किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाता। स्टिमुलाई है, वो हमने परसीव किया एनवायरनमेंट में, उसकी तरफ अटेंटिव हुए, अब उसको हमने रिस्पॉन्स कैसा देना है ये डिपेंड करता है हमारी अटेंशन के ऊपर। तो जो अटेंशन होती है वो हमारे रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करती है। आइदर हमने उस स्टिमुलाई को अटेंटिव होकर उसके ऊपर फोकस करना है, या फिर हमने उसको इग्नोर करके कोई और जो हमारे अपने इंटरेस्ट का स्टिमुलाई है हमने उसके ऊपर फोकस करना है। अब एक इंडिविजुअल किस तरीके से किसी एक स्टिमुलाई को सिलेक्ट करता है और बाकी सबको इग्नोर करता है, ऐसी क्या चीज़ है जो इसके लिए कैपेबल होती है? तो इसके बारे में दो थीरीज़ की हम बात करते हैं, एक फिट सेंसरी थ्योरी और एक लेट सिलेक्शन थ्योरी। फिट सेंसरी थ्योरी ये कहती है कि दो एक्सटर्नल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ द सेंसरी सिस्टम एंड द अदर वन इज़ द परसेप्चुअल सिस्टम। हमारी एनवायरनमेंट से बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं जो कि सेंसरी सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि इस चीज़ को मुमकिन बनाता है कि हमारी एनवायरनमेंट से बाकी सारे स्टिमुलाई को इग्नोर करते हुए किसी एक स्टिमुलस को वो लेता है, ताकि हमारा परसेप्चुअल सिस्टम जो है वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस हो जाए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी सिस्टम जो है वो फ़िल्टर कर देता है। ये एक फ़िल्टर की तरह से काम करता है कि जिसमें से हम फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, जितने भी हमारे अनइंटरेस्टेड स्टिमुलाई होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और जो इंटरेस्टेड वन होता है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि हमारे जो सेंसरी सिस्टम होता है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, उसी के ऊपर हमारे जो स्टिमुलाई होते हैं हम उनको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। सेकंड वन इज़ द लेट सिलेक्शन थ्योरीज़। लेट सिलेक्शन थ्योरीज़ का एम्फेसिस इस चीज़ के ऊपर है कि जो हमारी फ़िल्ट्रेशन ऑफ सिग्नल्स होती है ये हमारी अर्ली स्टेज के ऊपर नहीं होती है। एट अर्ली स्टेजेस सेंसरी सिस्टम या परसेप्चुअल सिस्टम की बेस के ऊपर नहीं होती है, बल्कि ये बहुत बाद में जाके फ़िल्ट्रेशन होती है जब हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियसली अवेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलाई हैं या डिफरेंट सिग्नल्स हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो हम उसमें से किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, या हमारी सेंसरी सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको फ़िल्टर आउट नहीं करता जब तक कि हम किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किस चीज़ को अटेंड करना है और किस चीज़ को नहीं करना, हम बिल्कुल एक सेंस के थ्रू उसको नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं हम उसकी बेस के ऊपर उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। सो डिफरेंस इज़ कि जो अर्ली सिलेक्शन थ्योरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हम फ़िल्ट्रेशन जो है वो अर्ली स्टेज के ऊपर हो जाती है, सेंसरी स्टेज के ऊपर, जबकि लेट सिलेक्शन थ्योरीज़ कहती हैं कि परसेप्शन या अर्ली स्टेज के ऊपर फ़िल्ट्रेशन नहीं होती है, बल्कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं हमारी वहाँ पे जाके फ़िल्ट्रेशन होती है, और हमने क्या चीज़ किस सिग्नल को अटेंड करना है और किसको नहीं करना, ये हमारी उस डिसीजन के ऊपर बेस करता है। टाइप्स ऑफ अटेंशन की अगर बात की जाए तो दो टाइप्स होती हैं, इनवॉलेंट्री अटेंशन या नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन, और एंड वॉल्यूशनल अटेंशन और वॉलेंट्री अटेंशन। नाम से ही ज़ाहिर है इनवॉलेंट्री अटेंशन के हम किसी भी चीज़ की तरफ हमारा ऑटोमेटिक या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है,
उसमें हमारी कोई भी कॉन्शियस एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी आप किसी पुरसुकून जगह पे बैठे हुए हैं, अचानक से सडनली एक आपको बहुत ऊंची लाउड नॉइज़ आपको फ़ील होता है या आपको सुनाई देता है, तो आपकी उसकी तरफ जो अटेंशन होती है वो आपकी कॉन्शियसली नहीं होती है, बल्कि आप उसको ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अटेंटिव होते हो। एक बच्चा जब रो रहा होता है तो उसकी माँ की जो अटेंशन है उसकी तरफ ऑटोमेटिक होती है, वो कोई भी उसमें कॉन्शियस एफर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। अब नॉन वोल्यूशनल अटेंशन जो होती है ये हमारी इंस्टिंक्ट्स के थ्रू भी अराउज हो सकती है और हमारे सेंटिमेंट्स के थ्रू भी। जो अटेंशन हमारे इंस्टिंक्ट्स के थ्रू अराउज होती है उसको इन्फोर्स्ड नॉन वोल्यूशनल अटेंशन कह सकते हैं, और जो अटेंशन हमारे सेंटिमेंट्स के थ्रू अराउज होती है उसको स्पॉन्टेनियस नॉन वोल्यूशनल अटेंशन कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई भी आइडिया है जिसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, ठीक है, एक बंदा आपके सामने आता है, आपके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हैं, तो उसकी तरफ आपकी अटेंटिवनेस जो है वो ऑटोमेटिक होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। वॉलंटरी अटेंशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसी अटेंशन है जिसमें इंसान की विल इन्वॉल्व होती है, यानी कि उसकी कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कि हम किसी भी कोई ऐसा स्टिमुलस जिसकी तरफ हमारा ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस नहीं होता, बल्कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है, उसने अपना असाइनमेंट करना है, ठीक है, तो वो उसकी तरफ जो अटेंटिवनेस होगी वो उसकी कॉन्शियस अटेंटिवनेस होगी। कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए जो उसकी अटेंशन होगी वो वॉलंटरी अटेंशन होगी, यानी कि वो अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, अपनी विल के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ उस चीज़ की तरफ अटेंटिव हो रहा है। वो ऐसा स्टिमुलस नहीं है जिसकी तरफ उसका स्पॉन्टेनियस या फिर ऑटोमेटिक रिस्पांस हो। वॉलंटरी अटेंशन की फर्दर 2 सब टाइप्स हैं होती हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन एंड एक्सप्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन। इम्प्लिसिट में ये होता है कि आपके लिए कोई भी एक सिंगल एक्ट वो इनफ होता है आपको अटेंटिव करने के लिए, जबकि एक्सप्लिसिट में रिपीटेड एक्ट्स होते हैं कि आप अपने आप को उसकी स्टिमुलस की तरफ अटेंटिव करो। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो क्लासरूम में उसकी अटेंटिवनेस नहीं है, मैम कोई क्वेश्चन करा दी है तो उसकी तरफ उसकी अटेंटिवनेस इतनी नहीं है, टीचर की तरफ से जस्ट एक वार्निंग, ठीक है, अगर आपने ये काम किया तो ठीक है, वरना आपको पनिश किया जाएगा। जस्ट 1 वार्निंग इज़ इनफ फॉर हिम टू अटेंड टू दैट स्टिमुलस। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए कि कोई ऐसा टास्क जिसमें एक वार्निंग या एक एक्ट आपका काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको रिपीटेडली बार बार उसकी चीज़ की तरफ अटेंटिव होने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लाइक एक स्टूडेंट है, वो उसकी तरफ काम नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, टीचर ने एक वार्निंग दी, उसके ऊपर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बार बार की वार्निंग्स, बार बार की डांट से वो आखिरकार थक हार के मुश्किल से ही सही लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दैट इज़ हिज एक्सप्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन। फैक्टर्स ऑफ अटेंशन की बात करें तो वो भी हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे स्टिमुलस के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी अटेंटिवनेस या अटेंशन जो है वो स्टिमुलस की तरफ होती है। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो इंडिविजुअल के अपने होते हैं, विद इन इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको उस स्टिमुलस की तरफ अटेंटिव करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें नेचर ऑफ स्टिमुलस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर स्टिमुलस की तरफ आपकी अटेंशन जो है वो सेम नहीं होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक पिक्चर है वो आपकी अटेंशन को ज़्यादा ग्रैब करती है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। बच्चों को अगर आप देखें तो उनके सामने जब बुक्स रखी जाती हैं तो वो वर्ड्स की जगह पिक्चर्स की तरफ ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। तो जो नेचर होती है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर इंटेंसिटी एंड साइज़ ऑफ स्टिमुलस, कि अगर आपका स्टिमुलस वीक है या फिर वो छोटा है तो आपकी अटेंशन उसकी तरफ कम होगी एज़ कम्पेयर टू द स्टिमुलस जो कि बड़ा है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। कंट्रास्ट, चेंज एंड वैरायटी, एक जैसी ही चीज़ें अगर आपको बार बार दिखाई जाएँ या बार बार रिपीटेड एक्ट्स होते हैं तो उनकी तरफ आपकी अटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपको चेंजेस नज़र आएँ, ठीक है, एक दिन आपको फॉर एग्जांपल टीचर की अगर हम बात करें, टीचर ने लेक्चर दिया है, टीचर आपको डेली एक ही जैसा ही लेक्चर दे तो स्टूडेंट्स गेट बोर्ड। तो
टीचर को अपने लेक्चर में कुछ ना कुछ इनोवेशन लानी पड़ती है। समटाइम्स जो है वो कोई भी एक्टिविटी लेके आ सकते हैं, लाइक चार्ट्स की एक्टिविटीज़ यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा बोर्ड के ऊपर समटाइम्स टीचर बोर्ड के ऊपर आपको लेक्चर दे रहा होता है, समटाइम्स चार्ट्स के थ्रू, समटाइम्स कि मॉडल्स के थ्रू। तो ये जो चेंजेस होती हैं ये अटेंशन जो है वो ज़्यादा ग्रैब करती हैं एज़ कम्पेयर टू कि डेली एक ही लेवल का या एक ही जैसा आपको लेक्चर दिया जाए। रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस, रेपिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक स्टिमुलस है वो आपके सामने एक दफ़ा आया तो आपको वो याद भी नहीं रहेगा, आपकी अटेंशन उसकी तरफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वही स्टिमुलस आपको बार बार दिखाया जाए, एक दफ़ा आपने देखा, आपने उसको इतना गौर नहीं किया, दूसरी दफ़ा आपने देखा, तीसरी दफ़ा देखा, चौथी दफ़ा देखा, तो जो रेपिटेशन होती है एक पॉइंट आता है जिसमें आप उसकी तरफ अटेंटिव हो जाते हो, आपकी अटेंशन वो ग्रैब कर लेता है। तो रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। फिर मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस की बात करें तो एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ आपकी अटेंशन ज़्यादा फास्ट होगी। आपने एकदम से देखा तो आपकी अटेंशन मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द स्टिल और स्टैंडिंग वन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे। जाहिर सी बात है जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, आपके इंटरेस्ट के जो स्टिमुलस होंगे उनकी तरफ आपकी अटेंशन ज़्यादा होगी, जबकि जो बाकी स्टिमुलस हैं वो आप उनको इग्नोर कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बुक ख़रीदनी है आपको, तो जब आप मार्केट में जाओगे तो आपकी अटेंशन बुक शॉप्स की तरफ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर शॉप्स। नेक्स्ट कम्स द मोटिव्स। जो बेसिक ड्राइव या अर्जेस होती हैं इंडिविजुअल की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक इंडिविजुअल की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए या सिक्योर करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक भूखा आदमी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी कुकिंग की या खाने की स्मेल को फील कर लेगा या नोटिस कर लेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर वंस। दैन माइंड सेट्स, हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, ये जो मोटिव्स होते हैं हमारे माइंड सेट के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, एग्ज़ामिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटी सी भी अगर कोई बात उसके एग्ज़ाम्स के बारे में की जाए कि एग्ज़ाम्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हल्का से भी कहीं से कुछ पता चलेगा रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, तो वो फ़ौरन से उस चीज़ की तरफ अटेंटिव होगा। यानी कि उसका माइंड सेट उस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर है कि उसने पेपर्स देने हैं, एग्ज़ाम्स में क्या बेटर हो सकता है, किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। तो उसका माइंड सेट या उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो उस वक्त उसके एग्ज़ाम्स के ऊपर है। तो एग्ज़ाम्स के बारे में छोटी से छोटी बात को वो अच्छी खासी अटेंशन देगा, उसको सही अटेंटिवली होके सुनेगा। ये तो बात होगी फैक्टर्स ऑफ अटेंशन की। अब अगर हम बात करें, अब एक स्टिमुलस है या ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, उसके ऊपर आपकी अटेंशन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी अटेंशन सिर्फ उसी के ऊपर रहे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस चीज़ को आप अटेंड करना चाह रहे होते हो, किसी स्टिमुलस के ऊपर आप फोकस करना चाह रहे होते हो, लेकिन आप प्रॉपर्ली उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपको फोकस करने से रोकती हैं या आपके लिए थोड़ा सा हर्डल या कॉज करती हैं, तो वो आपके डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। आप एक स्टिमुलस की तरफ अटेंटिव होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ है आपके एनवायरनमेंट में या फिर इंटरनली एक पर्सन की जो कंडीशन है वो उसमें रुकावट डाल सकती है उसकी अटेंशन में। तो इस बेसिस से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर बुक पढ़ रहा है, ठीक है, बुक रीडिंग कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, तो अचानक से उसको बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक आ जाए तो उसकी जो अटेंशन है वो बुक से हट जाएगी। सो द लाउड म्यूज़िक इज़ हिज डिस्ट्रैक्टर। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बात की जाए तो जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो इमोशनली डिस्टर्ब है, उसका माइंड एक जगह पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टेंस है, तो अगर वो अटेंशन देना भी चाह रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उस स्टिमुलस की तरफ, तो वो नहीं दे पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहा है, लेकिन उसके घर की कोई टेंशन है या उसको कोई और टेंशन है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, इंटरनल उसकी डिस्टर्बेंसेस हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो ये चीज़ें उसको प्रॉपरली उसकी स्टडी के ऊपर फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वो प्रॉपरली अटेंटिव होके अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर सकता। सो दीज आर द इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स। स्ट्रेटजीज़ ऐसी कौन सी हैं जो कि स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को और उनकी थॉटफुल लर्निंग को इन्हांस कर सकती हैं, इनकरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि क्लासरूम्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनमें जो कांस्टेंट इंटरप्शंस होती हैं उनको रोका जाए।
सेकेंड थिंग इज़ कि जो टीचर है उसको पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, सब्र होना चाहिए। उसमें स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स हैं उनको वो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस ना बनाए, बल्कि उनके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मिस्टेक्स कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। थर्डली, जो काम उनको दिया जाता है, स्टूडेंट्स को कोई भी टास्क आप दे रहे हो तो वो चैलेंजिंग होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो कि स्टूडेंट्स उसको मिनटों में कर लें, और ना ही वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कि स्टूडेंट्स चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो हो ही नहीं रहा। इट शुड बी मॉडरेट, कि बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, लेकिन येट चैलेंजिंग होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो लर्निंग टास्क्स हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस या 4 स्ट्रेटजीज़ आप कह सकते हो जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं या इनकरेज करती हैं कि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें और उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू।